प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है तब पदार्थ की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। इसे रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध का फटना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना इत्यादि, ये रासायनिक अभिक्रिया है। कभी कभार क्या होता है, एक पदार्थ भी खुद में अपने आप में परिवर्तन लाता है और नया पदार्थ बना देता है, तो उस स्थिति में भी वह रासायनिक अभिक्रिया माना जाएगा। अब है अभिकारक या प्रतिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। कहने का मतलब, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या पदार्थ भाग लेगा वही अभिकारक कहलाएगा। जैसे दूध में अगर नींबू मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? फटोन। वो जो दूध और पानी अलग हो जाता है उसको हम यहाँ फटोन नाम दिए हैं। तो दूध और नींबू, ये जो दोनों पदार्थ मिला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, वही क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और उसके बाद इधर जो फटोन तैयार हुआ वह उत्पाद कहलाएगा। उसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो है एक संपूर्ण प्रोसेस का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें दूध और नींबू जो भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, उसका नाम हो गया अभिकारक। उसी तरह से फिर Mg+O है, वो बात समझने के लिए, और यहाँ केमिस्ट्री की भाषा में हम चलते हैं। Mg+O, Mg फॉर मैग्नीशियम, O फॉर ऑक्सीजन, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या हो गया? Mg और O। तो ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और यहाँ MgO क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उत्पाद हो गया। इसे प्रतिफल भी कहा जाता है। इसका परिभाषा यहाँ आप देख रहे हैं, उत्पाद या प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है पदार्थ, वही क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अब है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यह है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या क्या होगा। तो पहला है, यहाँ लिखे हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गुण में परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना होता है, गैस निकलता है, या फिर ताप में परिवर्तन होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सब होगा। एक ही रासायनिक अभिक्रिया में सब चीज़ नहीं होगा, सारा चीज़ एक ही में नहीं होगा। मतलब किसी में अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, और उसके साथ रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, गुण भी बदल सकता है, गैस भी निकल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में ये सारी चीज़ होगी। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सब परिवर्तन होता है। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण पे। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तब इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ Mg और O लिखे हैं, ये हो गया अभिकारक दोनों, और ये हो गया उत्पाद। तो यहाँ हम लिखते मैग्नीशियम, उसके बाद लिखते ऑक्सीजन, फिर लिखते मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसके नाम की जगह हम जो सूत्र लिख दिए तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। फिर उसी प्रकार से दूसरा है Zn+H2SO4, क्या बना रहा है दोनों मिलकर के? ZnSO4 + H2 गैस इत्यादि। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं रासायनिक समीकरण के। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? रासायनिक समीकरण बन जाता है। चलिए इसके आगे चलते हैं। नोट लिखाए हैं कि अभिकारक को प्रतिकारक भी कहा जाता है और उत्पाद को प्रतिफल भी कहा जाता है। ये बात पहले भी बताए हैं। अब है रासायनिक समीकरण तो हो गया। रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है।
पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण का ही चर्चा करेंगे, उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो इसके बारे में है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं उन्हें असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब इसमें जो अभिकारक और उत्पाद होगा, इसमें ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया, तो ये दोनों का जो द्रव्यमान है वह बराबर नहीं होगा। जब दोनों का द्रव्यमान बराबर नहीं होगा तो उसका नाम हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसको विस्तार से यहाँ बताए हैं। इसमें तत्व है ZnH2H और SO4। तो यहाँ सबको अलग अलग करके लिखे हैं, ZnH लिखे हैं, S लिखे हैं, O लिखे हैं। अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है इसके बारे में देखिए। Zn यहाँ पे 1 है, 1 लिख दिए हैं। उसके बाद H यहाँ पे 2 है, H2 लिखे हुए हैं, तो यहाँ H के आगे 2 लिख दिए हैं। और S यहाँ पे 1 ही है, यहाँ 1 लिख दिए हैं। और ऑक्सीजन 4 गो है तो यहाँ 4 लिख दिए हैं। अब उत्पाद में आइए देखते हैं। उत्पाद में क्या है, Zn जो है वह 1 है, यहाँ देख लिया। S भी 1 ही है जो यहाँ लिखे हैं। और H जो है वह 2 है यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वह 4 है, O4 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या बराबर है। यहाँ अभिकारक में भी 1 हाइड्रोजन है, क्या कहते हैं, जिंक है, और उत्पाद में भी 1 जिंक है। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। और ऑक्सीजन 4 है तो 4 है। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर है, तो ये संतुलित हो जाएगा। तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। वहीं अब देखिए दूसरी तरफ चलते हैं। Mg+O2, तो यहाँ लिखे हैं MgO। इसमें तत्व जो है Mg और O2 है। अभिकारक में Mg 1 है, देख रहे हैं, और उत्पाद में Mg 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, यहाँ O2 देख रहे हैं, और उत्पाद में O 1 गो लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ ये जो समीकरण है इसका नाम हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इससे पहले जो बताया उसका नाम हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब अभिकारक और उत्पाद में जो भाग लेने वाले तत्व है उसकी परमाणु की संख्या बराबर होगी तो उसका नाम हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, और जब बराबर नहीं होगी तो उसका नाम हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका यहाँ परिभाषा भी लिखे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या बराबर है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित है या संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे संतुलित समीकरण के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण होता क्या है और हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। तो इसका आंसर है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बारे में पहले भी चर्चा किए हुए हैं। तो अब है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं।
इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में अभिकारक एवं उत्पाद जो है उसका द्रव्यमान सेम रहना चाहिए। तो उसी जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है उसी को हम प्रतिस्थापित करने के लिए, उसको हम एक समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए ये नियम बना हुआ है, तो उसे हम जो है प्रतिस्थापित करने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलाप को करते हैं ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन न हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये नियम बना हुआ है कि अभिकारक में जितने भी परमाणु संख्या होंगे, जितने भी जिस तत्व के परमाणु होंगे उतना उत्पाद में भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये नियम के विरुद्ध है। उसी नियम को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। अब संतुलित करना है तो फिर नियम इसके क्या क्या हैं। तो इसका नियम मुख्य रूप से दो है। पहला है अनुमान विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो अनुमान विधि में क्या होता है आइए जानते हैं। तो अनुमान विधि जो है, अनुमान विधि को तीर तुक्का विधि भी कहा जाता है। इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित क्रिया करते हैं। अनुमान विधि में क्या क्या करते हैं, अब इसके बारे में प्रोसेस है। पहला है रूल 1 में लिखे हैं, सबसे पहले अभिक्रिया के कथन को शब्द समीकरण लिखते हैं। उसके बाद है शब्द समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद के बदले उसका रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली समीकरण बनाते हैं। फिर तीसरा रूल है कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर है कंकाली समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बनाते हैं। फिर है अगला रूल कि अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में हैं उनके परमाणुओं को संतुलित करने के लिए किसी उपयुक्त पूर्णांक से गुणा करते हैं ताकि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों बराबर हो जाए। तो यही नियम है इसका। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसमें है कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये हो गया हमारा कथन। इस कथन को हम समीकरण के रूप में यहाँ लिख रहे हैं। जो हमारा रूल कह रहा था पहला कि सबसे पहले शब्द समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पहला रूल के अनुसार से शब्द समीकरण हम लिख दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन भाप के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो अभिक्रिया कर मतलब इसके साथ क्या क्या मिल रहा है, आयरन और भाप मिल रहा है। तो आयरन भाप यहाँ लिख दिए, आयरन प्लस भाप। फिर बना क्या रहा है, तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको इधर हम लिख लिए हैं। एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, उसको यहाँ प्लस में लिख दिए। इसका नाम हो गया शब्द समीकरण। फिर अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप कह रहा है कि शब्द समीकरण लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कंकाली समीकरण लिखते हैं। कंकाली समीकरण का मतलब हुआ कि जो शब्द में लिखे हुए हैं उसी को हम सूत्र में लिख देंगे। यहाँ हम आयरन की जगह Fe लिख दिए हैं। भाप जो है H2O ही होता है, जल ही होता है, उसका बदला हुआ रूप है। और यहाँ पर आयरन ऑक्साइड के लिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं और हाइड्रोजन के लिए H2 यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका नाम हो गया कंकाली समीकरण। फिर आगे है रूल नंबर 3 कह रहा था कि सभी समीकरण के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। तो तीन नियम जो है, तीसरा नियम, उसके आधार पर हम लोग क्या किए हैं, बॉक्स बना दिए हैं। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सेम चीज़ है, बॉक्स बना दिए हैं सिर्फ। फिर नियम कह रहा था चौथा कि उसको क्या करते हैं, सूची बनाते हैं। अर्थात अभिकारक में कितने परमाणु की संख्या है और उत्पाद में कितने परमाणु की संख्या, उसका सूची बनाते हैं। तो फिर चौथा नियम के अनुसार से हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, सूची बना लिए हैं। इसमें Fe H2O है, तो Fe यहाँ पे लिखे हैं। अभिकारक में परमाणु की संख्या 1 है।
उत्पाद में 3 है, Fe3 यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद H है, फिर H for हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसमें 2 है तो यहाँ 2 लिखे हैं, उत्पाद में यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 लिखे हैं। तत्व फिर अगला हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है अभिकारक में 1 है, H2O जो लिखा हुआ था 1 है। उसके बाद है अभिकारक उत्पाद में हो गया 2, यहाँ 2 ही होना चाहिए, यह लिख दिया है 4। तो इसका क्या किया हम लोग, सूची बना लिए हैं। अब उपर्युक्त पूर्णांक से गुना करने पर अब हम देखते हैं कि सबसे अधिक बड़ा और जटिल समीकरण कौन सा है। वहाँ पे कुछ अपने मन से 1 2 3 4 कुछ रख करके गुना करके हम क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा है Fe3, ये बड़ा सूत्र है। यहाँ पे Fe जो है 3 है, तो 3 Fe को हम यहाँ पूरा करने के लिए अभिकारक में हम क्या करेंगे, तो इसके पीछे 3 लगा देंगे। यहाँ बॉक्स तो पहले ही बना चुके हैं, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, शुरू में यहाँ पे 3 लगा दिए उससे पहले। फिर H2SO4, यहाँ O4 था, सॉरी तभी जो बोले थे 2 होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे थे, वहाँ 4 ही है। अब हम देखते हैं कि उपर्युक्त पूर्णांक से जब गुना करते हैं तो यहाँ था 3 और यहाँ हो गया 4। वो 4 कैसे हुआ उसके बारे में आप लोग देखिए। Fe3O4, वो यहाँ पे 4 है और इधर जो है वो 1 है, इधर 4 है। तो 4 पूरा करने के लिए हमें इसके पीछे क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तो हमारा ऑक्सीजन पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, H2O के पीछे 4 लगा दिए। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अब तो ये हमारा एक 2 को पूरा करेंगे तो अगला दूसरा तीसरा चौथा अपने पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, Fe3O4 हो गया और 4H2 हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3Fe प्लस 4H2O मिल करके क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2O। इसमें सबका जो है वह बैलेंस बना हुआ परमाणु संख्या मिल रहा है सबको। 4 दूनी 8 यहाँ हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो गया। O के लिए यहाँ पे 4 है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया। और F3 है, Fe3 तो इधर भी है, और Fe3 Fe यहाँ पर भी है, मतलब सब कुछ पूरा हो गया। तो बराबर बराबर हो जाता है अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, इसका फिर उत्पाद क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसका क्या हो गया, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो ये पहला विधि था जिसका नाम था अनुमान विधि। आप लोग यहाँ देखे थे इससे पहले अनुमान विधि। यहाँ जो है अनुमान विधि। दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। दूसरा विधि के बारे में चर्चा करते हैं, बीजगणितीय विधि। इस विधि में कंकाली समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र अलग अलग अज्ञात राशि से गुणा करते हैं, उसके बाद सभी अज्ञात राशि को अनुपात में ज्ञात करते हैं और उसके मान को कंकाली समीकरण में रखते हैं, जिससे संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। सॉरी, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को हम यहीं पर बंद करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे बताएंगे। धन्यवाद।